वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी द एलियन हैंड सप्लीमेंट्री का 10th चैप्टर एन एलियन हैंड। इसका नाम भी एन एलियन हैंड ही है और ये लास्ट चैप्टर है और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि इससे पहले के सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। बिफोर यू रीड में दिया हुआ है, हैव यू हर्ड ऑफ विकिंग मिशन ऑफ मार्स? क्या आपने विकिंग मिशन के बारे में सुना है जो कि मार्स पर गया था? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा जो है उसने विकिंग मिशन को मार्स पे भेजा था और ये 2 स्पेस क्राफ्ट से बना था, विकिंग 1 और विकिंग 2। ईच कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर। दोनों में एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था। ऑर्बिटर था जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता था और लैंडर का मतलब जो चक्कर लगाने के बाद सरफेस पे लैंड करता था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैम्पल ऑफ मार्टिन सरफेस एंड सॉइल एंड सर्च ऑफ एनी पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि ये वहाँ पे जाकर कुछ इमेजेस लें, कुछ तस्वीरें लें, कुछ मार्टिन सरफेस और उसकी मिट्टी की सैम्पल्स लें, जिससे वो सर्च कर सकें कि यहाँ पर जीवन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। विकिंग 1 is launched on 20th August 1975 and arrived at Mars. विकिंग 1 जो है वो 20 अगस्त 1975 में लॉन्च हुआ था और मार्स पर पहुंचा था 19 जून 1976 में। विकिंग 2 जो है वो 9 सितंबर 1975 को लॉन्च हुआ था और मार्स ऑर्बिट में एंटर हुआ था 7 अगस्त 1976 में। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना होगा। Besides taking photographs and collecting other science data of Martian surface, the 2 landers conducted 3 biology experiments to look for possible sign of life. तो ये जो 2 लैंडर्स थे इन्होंने केवल वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स ही नहीं लिए, डाटा ही नहीं कलेक्ट किया, बल्कि वहाँ पर जाके 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट भी करे जिससे वो ये देख सकें कि यहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस। लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट एविडेंस नहीं है कि वहाँ पर जो हैं मिट्टी के सैंपल में लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। नाउ रीड द स्टोरी। टिल्लू एंड हिज पेरेंट लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। टिल्लू जो है एक लड़का है और उसके माता पिता जो हैं सरफेस के नीचे, बीनीथ का मतलब होता है अंडर, तो उसके नीचे रहते हैं, प्लैनेट के नीचे, और आर्टिफिशियल कंडीशन में रहते हैं। टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रीड अबाउट द सन एंड स्टार्स। टिल्लू ने काफ़ी सुना होता है सूरज के और तारों के बारे में। ही हैज़ नेवर सीन देम, लेकिन उसने कभी उन्हें देखा नहीं होता है। टिल्लूज़ फादर गोज़ टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज। और जो टिल्लू के पिताजी हैं वो एक सीक्रेट गुप्त रास्ते से, खुफिया रास्ते से काम पर जाते हैं। एंड टिल्लू वॉन्ट्स टू नो ऑल अबाउट इट, और टिल्लू इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट गो टू दैट वे? टिल्लू की माँ कहती है कि तुमसे कितनी बार मना किया है कि उस तरफ नहीं जाना है। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? तो फिर डैडी उस जगह क्यों रोज़ जाते हैं? बिकॉज दैट इज़ जॉब टिल्लू। तो माँ कहती है कि वो उनका काम है, इसलिए वो उधर जाते हैं। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। तो उस जगह पर एक खुफिया रास्ता था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। और टिल्लू के पिताजी उस रास्ते के द्वारा रोज़ अपने काम पर जाते थे। एंड एवरी डे ही बैक कम फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और रोज़ उसी रास्ते से वो वापस भी आते थे। वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट? तो उस रास्ते के अंत में ऐसा क्या खुफिया जगह थी, क्या छुपा था? नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो। केवल टिल्लू ही नहीं, उस समुदाय के कई लोग जो थे, ग्रेट मेजॉरिटी थी जो ये जानना चाहती थी कि उस जगह पर ऐसा क्या है। टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिट टू गो दैट वे। टिल्लू के पिताजी उन लोगों में से एक थे जिनको चुना गया था वहाँ जाने के लिए, परमिशन देने के लिए। द अबव कन्वर्सेशन invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted of following his father. तो टिल्लू और माँ के बीच ये कन्वर्सेशन होती रहती थी अक्सर कि जो मैं हूँ मैं पिताजी के पीछे जाऊँगा। वो इंसिस्ट करता था उनके पीछे जाने के लिए। टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। टिल्लूज फादर वॉज इंजॉइंग अ साइस्ता एट होम। तो टिल्लू के पिताजी जो थे वो घर पर रह के थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे। साइस्ता होती है लंच के बाद थोड़ी देर आराम करना या सोना। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड हिज सिक्योरिटी कार्ड, और टिल्लू ने किसी तरीके से उनका सिक्योरिटी कार्ड
ले लिया था। देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, और माँ की नज़रों से बचाकर टिल्लू मेड हिज वे टू फॉरबिडन पैसेज। टिल्लू उस रास्ते पर चला गया जो खुफिया जगह थी। द मेटल डोर बेयर्ड हिज एंट्री, जो मेटल का डोर था वो उसकी एंट्री, उसके प्रवेश को रोक रहा था, बाधा बन रहा था। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट, लेकिन टिल्लू ने अक्सर पिताजी को वो सिक्योरिटी कार्ड जो है उस पर स्लॉट पे स्लिप करते देखा था। ही डिड द सेम, उसने भी वैसा ही किया। डोर ओपन नॉइजलेसली, और जो दरवाज़ा था वो बगैर किसी आवाज़ के खुल गया। अ वेल लिट पैसेज सीम्ड टू द बैकन हिम, और उसके सामने जो था बहुत जगमगाता हुआ रास्ता था। Snatching the card which had to come out of another slot in the wall, टिल्लू started his march along the gentle upward slope. और जैसे ही रास्ता खुल गया, टिल्लू ने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। आगे एक ढाल थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। For the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. और वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता था जो कि प्लैनेट की तरफ। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, और टिल्लू आगे की तरफ बढ़ा, उसको सूरज देखना था अगर उस समय दिन था, और स्टार्स देखने थे या फिर अगर उस समय रात होती। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिनके बारे में उसने बहुत सुना और पढ़ा था। बट अलास दैट वॉजंट टू बी, अफसोस की बात है वहाँ पर ना तो चांद सूरज था ना ही तारे। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेट द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, टिल्लू ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे। Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces a strong hand fell heavily on his shoulder. टिल्लू ने सोचा था कि वो आसानी से उस तरफ जा सकता है, लेकिन जो अदृश्य मैकेनिकल, जो ना दिखने वाले मैकेनिकल डिवाइस थे, उन्होंने उसको डिटेक्ट कर लिया था, परख लिया था, और उसकी फ़ोटोग्राफ खींच कर सेंट्रल ब्यूरो में भेज दी थी, जिससे अच्छी तरह थॉरली चेक्ड मतलब अच्छी तरह से चेक किया गया था। और फिर उसके ऊपर एक भारी भरकम हाथ आकर उसके कंधे पर आया। जेंटली बट फर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, उसको बहुत एहतियात से सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा उसके घर ले जाया गया, जहाँ पर उसकी जो माँ थी वो बहुत गुस्से में थी। वाइल ही वॉज बीइंग स्कॉल्डेड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, और वहाँ उसको खूब डांटा डपटा गया कि क्यों वो उस तरह के क्वार्टर में गया, उसने ऐसी हरकत क्यों की। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सैड हिज फादर, तो उसके पिताजी ने कहा रुक जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने दो। हु हैड जस्ट गॉट अप, इफ़ ही is properly briefed he will not do such things again, अगर इसको मैं समझाऊंगा और ये समझ जाएगा एक बार तो ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा। he started to explain, और पिताजी ने टिल्लू को बताना, एक्सप्लेन करना शुरू किया। Listen टिल्लू, I work on the surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death। तो उन्होंने कहा सुनो टिल्लू, मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर किसी भी साधारण व्यक्ति को सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हवा है वो बहुत पतली है, बहुत कम है, और वो इंसान वहाँ पे सांस नहीं ले सकता, और वहाँ का टेम्परेचर भी इतना कम है कि कोई भी वहाँ पे जाएगा तो वो जम जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, तो पिताजी आप वहाँ जाते हैं तो कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। बिकॉज आई गो वेल एक्यूप्ड इन स्पेशल सूट विद द रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन, तो पिताजी ने बताया कि मैं वहाँ जाता हूँ तो एक स्पेशल सूट पहनता हूँ जो वेल एक्यूप्ड होता है और जिसमें सारी तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सर्फेस, और मुझे गर्म रखता है वो सूट, और मेरे जो बूट्स हैं, जो जूते हैं, वो भी स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि मैं आसानी से उस सरफेस पे चल सकता हूँ। व्हाट्स मोर आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, और इससे भी ज़्यादा मुझे वहाँ सर्वाइव करने के लिए ट्रेन किया गया है और मैं उस सरफेस पे काम कर सकूँ, इसलिए मुझे ट्रेनिंग दी गई है। There was a time when our forefather lived on the surface quite naturally, और एक समय था जब हमारे जो पूर्वज थे यहाँ पर बहुत आराम से रहते थे। Indeed they did so for million of years, और ऐसा काफ़ी साल हुआ। But time changed. The very sun which had provided us with sustenance turned hostile. लेकिन समय बदल गया, जो सूरज हमको एनर्जी देता था वो अब हमें नुकसान पहुँचाने लगा।
It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. और अब इसमें यहाँ जो हल्का हल्का बदलाव था वो sufficient नहीं था कि हम इस नेचर को बैलेंस कर सकें इस planet पर. First of the birds became extinct. और सबसे पहले तो यहाँ पे चिड़ियाँ लुप्त हो गईं. The animal followed. फिर धीरे धीरे जानवर. The fishes could not bear it anymore either. और उसके बाद मछलियाँ भी यहाँ का जो मौसम था वो बर्दाश्त नहीं कर सकीं. वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी. और हम भी यहाँ पर जो जीवित हैं तो हमारी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के कारण. बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. और हमको फोर्स किया जाता है कि हम अंडरग्राउंड रहें प्लानट के और आर्टिफिशियल कंडीशन के द्वारा हम जीवित रह सकें. थैंक्स टू सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग. वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. और हम सोलर एनर्जी के थ्रू जो सौर ऊर्जा है उसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट पावर जो है वो जनरेट कर पाते हैं जिससे कि हम अपने जीवन को आराम से जी सकें. बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन. लेकिन जो मशीन्स इन कार्य को सफल कर बनाती हैं, इन कार्य को संभव बनाती हैं, उनका सही से कार्य करना बहुत आवश्यक है. सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस. और उनमें से कुछ जो हैं सरफेस पे हैं. आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबल इट इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम. और मैं उन्हीं में से बिलोंग करता हूँ, उसी टीम से बिलोंग करता हूँ जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो अच्छे से काम करें. जो मशीन अच्छे से काम करें उन्हीं में मैं भी सर्विस करता हूँ. डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप. तो उसने पूछा टिल्लू ने कि क्या मैं बड़ा होकर आपकी टीम जो है ज्वाइन कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर. तो उनके पिताजी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल अगर तुम चाहते हो तो तुम हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो. बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय. लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अच्छा लड़का बन के रहना होगा. डू एज योर पेरेंट्स टेल यू. वैसा ही करना होगा जैसे आपके माता पिता कहते हैं. हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड. और ये आखिरी शब्द जो थे उसकी माँ ने उससे कहे. तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. इसका सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए. थैंक यू. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.